हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बीच जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में 17 और 18 तारीख में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम देख लेते हैं कि वो आपके सही हैं या नहीं, या जिनको समझ में नहीं आए हैं वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। चलिए हम देखते हैं उन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटता है, तो बताइए कि उसकी औसत चाल क्या है। जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो बताइए कि उसकी औसत चाल क्या है। मान लीजिए कि वह व्यक्ति इस पॉइंट ए से बी तक चला, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक चला। जब यह जाता है तो इसकी रफ्तार होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रफ्तार होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर चलेगा, फिर 2 घंटा चलेगा तो 120 किलोमीटर, 3 घंटा चलेगा तो 180 किलोमीटर। तो ए से बी तक जब जाता है तो उसकी चाल या उसकी रफ्तार जो होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। फिर वह आदमी बी से ए की ओर वापस आता है, यहीं से चल करके वो वापस आएगा ए तक। 100 किलोमीटर प्रति घंटा बी से चल करके ए तक आता है और उसकी चाल होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अब इसकी चाल जो है वो बढ़ गई, तो कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2ab बटे a प्लस बी। 2ab बटे a प्लस बी। ए क्या है? जिस चाल से वो जाता है, और बी क्या है? जिस चाल से वह आता है। मतलब ए बराबर हमारा 60 किलोमीटर और बी बराबर हमारा 100 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। 2 इंटू ए का मान कितना है 60, बी का मान कितना है 100 बटा ए प्लस बी, मतलब 60 में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 8 16,
2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 4 से 100 को काटते हैं, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसकी औसत चाल हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ए से बी तक गया तो उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वह बी से ए पर वापस आता है तो उसकी चाल हो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2ab बटे a प्लस बी। a का मान क्या है 60 है, b का मान क्या है 100 है, तो हमने इसको इस पर रख दिया। अब देखिए काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 4 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। इसको आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 3 बराबर 5 की घाते n हो तो n का मान बताओ। n का मान बताओ। ठीक, प्रश्न में लिखा है 5 की घाते 8, 5 के घाते 6 और 5 के घाते 3 बराबर 5 के घाते n हो तो n का मान बताइए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये घातांक से, जो घातांक करने का आपका चैप्टर है उससे आया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अर्थात जब घातें समान होती हैं, सॉरी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आप सबको पता है कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, घातें जोड़ लेंगे। जोड़िए तो हो जाएगा 5 की घाते 8 6 14, 14 में 3 जोड़िए 17, 8 5 की घाते हो जाएगा 17 बराबर 5 की घाते n। अब यहाँ पर आधार हमारा सेम है तो n का मान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 17। यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से देख लीजिए 5 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 3 बराबर 5 की घाते n हो तो n का मान बताइए। अब आप देखेंगे कि आधार हमारा समान है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। घाते जोड़ दीजिए, 8 6 14 और 14 3 17, 5 की घाते 17 बराबर 5 की घाते n, तो n का मान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 17। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल सवाल आई है रेलवे के पेपर में। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं।
सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं और 4000 घंटा वॉच टाइम, 4000 घंटा वॉच टाइम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और 4000 घंटे का ये जो मिशन है, ये जो उद्देश्य है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। कम से कम इतना तो हो ही जाना चाहिए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1280 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि साधारण ब्याज से प्रश्न दिया गया है। साधारण ब्याज से 120 रुपए का 5% की दर से 120 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। एक 120 रुपए का है इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। 120 रुपए नहीं है और भी है 1280 रुपए। 1280 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो 1280 लिखा है ये क्या है, ये 5% की दर ये क्या है और 3 वर्ष क्या है, ये साधारण ब्याज क्या है। पहले हम ये पढ़ें, ये 1280 रुपए क्या है, ये 5 क्या है, ये 3 वर्ष क्या है और ये साधारण ब्याज क्या है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं लिखा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए 1280 रुपए ये हमारा मूलधन है। हम किसी को भी 1280 रुपए उधार दे दिए, मतलब 1280 रुपए हमने हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया। और कह दिया कि 5% वर्ष से 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। मतलब कहने का मतलब है कि वो बोला कि 1 साल में आपका इसका 5% ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज यही है कि हर साल उतना ही ब्याज, जैसे 5% की दर है वो 1 साल में आपको 5% के ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल में भी आपको 5% का ब्याज लगेगा और तीसरे साल में भी आपको 5% का ब्याज लगेगा। और 3 वर्ष बाद जब वो पैसा वापस करेगा तो 3 वर्ष का जितना भी साधारण ब्याज होगा उसके साथ वह वापस करेगा मिलाकर, मतलब मूलधन भी देगा और 3 वर्ष का ब्याज भी देगा। तो समझ में आ गया। तो 5% की दर का मतलब है कि 1 साल में इस 1280 जो मूलधन है, 1280 रुपए जो मूलधन है उस पर क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है 1 साल में 5%। लेकिन वह पूछ रहा है कि 3 साल का ब्याज बताइए। अगर हम उस व्यक्ति को 3 साल के लिए पैसा दे देते हैं तो 3 साल तक ब्याज कितना हो जाएगा, अर्थात जब वो मुझे 1280 रुपए वापस करेगा तो कितना ब्याज के साथ वापस करेगा, ये हमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं, सब लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100, यही होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो मूलधन क्या है 1280, दर क्या है हमारा 5% और समय कितना है हमारा 3 साल का
चौक 8, उसके बाद 64 का 3 से हम गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 1 19, 192 रुपये। 192 रुपये जो हो जाएगा वो इसका 3 साल का ब्याज हो जाएगा। मतलब 3 साल बाद जब वह व्यक्ति पैसा वापस करेगा तो 1280 रुपये भी वापस करेगा और 192 रुपये भी वापस करेगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं इसे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी और भी अच्छे तरीके से। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास है, √882 पूरे को बटा 1922 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो बन नहीं रहा है हमारा किसी का वर्ग, तो हम क्या करते हैं, इनको 2 से भाग दे देते हैं। ऊपर नीचे 2 से भाग देते हैं, इनको सरल कर लेते हैं। देखिए इसको भाग देते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा, काटेगा 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 1 2। नीचे काटेंगे 2 8 2 9 18, 1 आया, 2 6 12, 2 1 2। अब देखिए 441 किसका वर्ग है, 21 का, और 961 किसका वर्ग है, 31 का। आप लोग वर्ग याद कर लीजिए इस तरीके से कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 6, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 6 6 36, 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49, 8 का वर्ग क्या होता है 8 8 64, 9 का वर्ग क्या होता है 9 9 81, 10 का वर्ग क्या होता है 10 10 100। इसी तरह से आगे ये भी आप क्या करेंगे, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 121, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, 12 का 44, 13 का 169। इस तरह से आप 20 तक का वर्गमूल वर्ग याद कर डालिए, 20 तक का। तो बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। 441 21 का वर्ग है और 961 जो है वो 31 का वर्ग है। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बीजगणित से है, वो इस प्रकार से है, x² - 9x + k बराबर 0 तथा x बराबर 3 हो तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, तो इसमें दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। मतलब x का एक मान, 2 फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर में एक x का मान दिया गया है x बराबर 3, तो दूसरा फैक्टर होगा x बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम x का मान इसमें रख कर k का मान निकाल लेते हैं। देखिए
यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x का मान क्या है 3 है, तो जहां x लिखा हुआ है वहां पर हम 3 रख देंगे। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 3 प्लस k बराबर 0। हमें इस समीकरण से k का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 3 तिरिक का 9 माइनस 9 तिरिक 27 प्लस k बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 27 में से आप 9 घटा दीजिए, 27 में आप 9 घटा दीजिए तो क्या आएगा बताइए? 18 आएगा, माइनस 18, 17 में से 8 गए 9, 1 18 माइनस 18 प्लस k बराबर हो जाएगा 0, तो k बराबर हो जाएगा 18। k का मान हमें पता लग गया। अब जब हमें k का मान पता लग गया तो हम क्या करेंगे? इसी समीकरण में हम k का मान रख देंगे। अब देखिए k का मान रख दीजिए, रखिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसी में रखेंगे माइनस 9x प्लस 18, k का मान रखिए। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? 18 ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिन्हें गुणा करने पर प्लस 18 आ जाए और जिन्हें जोड़ने पर हमारा माइनस 9 आ जाए। जैसे हम 9 दूनी 18 ले लेते हैं तो 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 6 तिरिक 18 ले लेते हैं तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 6 तिरिक 18 हो जाएगा। तो हम 6 और 3 ले लेते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 3, क्योंकि दोनों माइनस माइनस से गुणा हो जाकर के प्लस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 हो जाएगा। फिर x हम कॉमन ले लेते हैं तो बच्चा क्या है? x माइनस 6। अब माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं यहाँ बचता क्या है? x। ये जो कि हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर का निशान बदल जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 6। अब देखिए x माइनस 6 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और x माइनस 6 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। अब देखिए एक मान तो यहाँ पर आ ही गया x माइनस 3, x का मान 3 आ गया। दूसरा मान क्या आएगा? x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा दूसरा मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। यानी इस समीकरण में एक x का मान 3 आएगा, तो जो दूसरा वेक्टर बनेगा, ये जो दूसरा गुणनखंड बना हुआ है, इस दूसरे गुणनखंड में x का मान 6 आएगा। दोस्तों आज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइए। सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी और अच्छी वीडियो आएगी तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज, ठीक है। इसकी एक भुजा हमारी 14 हो गई, एक 12 हो गई और एक 16 हो गई। कह रहा है कि एरिया निकालिए। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 14 है, दूसरी भुजा 12 है और तीसरी भुजा 16 है, तो इसका एरिया निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखते हैं कि यह त्रिभुज कौन सा है। क्या यह समबाहु त्रिभुज है?
क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या यह विषम बाहु त्रिभुज है? तो विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बताइए जल्दी, क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। अब हम इसका पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए आपस में, परिमाप निकल आएगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का हम आधा कर देंगे, तो हम अर्ध परिमाप इसका निकाल लेते हैं। कैसा निकालेंगे? 14 प्लस 12 प्लस 16 पूरे को बटा 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 6 12 की 2, हासिल लगाए 1 2 3 1 4 42 बटे 2। 42 का आधा कितना होता है? 21। इसका अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक, अर्ध परिमाप आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। अब यहाँ देखिए यस लिखा हुआ है ना, एस, इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। देखिए रखते हैं, एस का मान कितना आया हमें? 21, हम 21 रख दिए। अब एस माइनस ए का मतलब होता है ये, बी का मतलब होता है ये, और सी का मतलब होता है ये। ठीक है, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, और सी का मतलब ये। तो ए का मतलब हो जाता है, देखिए एस में आप मतलब 21 में आप 14 घटाएंगे, 21 में आप 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 21 में आप 12 घटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 21 में आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आ गया। अब इसको हम और आगे हल कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं कि इस जो 21 लिखा हुआ है, ये 21 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणे 7 कर लेते हैं, तो 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 9 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए जोड़ा बन रहा है, 7 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 और 7 को निकाल लेंगे, मतलब 3 7 21 और अंडर रूट में 3 5 15। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हमने आपको बताया है कि इसको हम वर्ग मीटर में या वर्ग में लिखते हैं, तो जो हो वर्ग इकाई लिख देंगे। वर्ग इकाई का मतलब है, जगह यहाँ मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लिख देंगे, डेसीमीटर होगा तो डेसीमीटर लिख देंगे, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर लिख देंगे। वो इकाई के हिसाब से, सवाल के हिसाब से आप इसको लिख लेंगे। लेकिन इसको ये वर्ग इकाई जरूर लिखिए, या इसको हम इकाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या जरूर लिखिए। दोस्तों इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी सवाल है, सरल सवाल है, जरा सा आप लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छे से आने लगेगा और पेपर हॉल में आप फटाफट सवालें कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या 3 7 8 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 7808 है, तो संख्या ज्ञात करो। 3 संख्याएं 3:7:8 के अनुपात में है। 3 संख्याएं दी गई हैं, वो जो है 3:7:8 के अनुपात में है, और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग
7808 है, मतलब 7808 है। तो संख्या बताइए, तो हमें संख्या बताना है कि तीनों संख्याएं क्या है। ठीक है, कह रहा है कि तीन संख्याएं 3:7:8 के अनुपात में है। तो हम क्या कर देंगे, कह रहा है इनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग कर देंगे। तो 3 3 का 9 और a स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अनुपात में, इसलिए हम a लेना पड़ा। ऐसे करेंगे ना, 3a ले लेंगे और 3a का वर्ग कर देंगे। जैसे हम 3a का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 और a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि योग लिखा है इसलिए हमने प्लस लिख दिया। 7 7 49 a स्क्वायर प्लस 8 लिखा है, 8 8 64 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7808। ऐसे लिख देंगे। a क्यों लिखा हमने, क्योंकि यह अनुपात में है इसलिए हमने a लिखा।